प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले जो नाम हैं वो तय माने जा रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये वो चेहरे हैं जिनको दोबारा से मौका इस सरकार में जो है वो मिल सकता है। पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी और मनसुख मांडविया का नाम भी इसमें चर्चा में है। गजेंद्र शेखावत का नाम भी इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बीजेपी के अलावा महाराष्ट्र कोटे से प्रताप राव जाधव, शिवसेना शिंदे गुट और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से मंत्री जो है वो बन सकते हैं और इनको मंत्रिमंडल में जगह जो है वो मिल सकती है। तो तमाम चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा है यहाँ पर, जिनको मौका यहाँ पर इस मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट में मिल सकता है। और इसके अलावा एक जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री के आवास पर, इस पर भी नजर है कि यहाँ पर ये तमाम चीजें जो है इस पर चर्चा हो सकती है कि कौन कैबिनेट में शामिल होगा, किसको क्या जिम्मेदारियां यहाँ पर मिलेंगी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। विकास भदौरिया और रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कई सारी चीजें हैं जो तय की जानी है शपथ ग्रहण से पहले। ये प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हैं, इसको लेकर क्या जानकारी जो है मिल पा रही है? ये देखिए, बिल्कुल ये मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई बैठक है और इस बैठक में महत्वपूर्ण ये है कि जो आखिरी मंत्रिमंडल शपथ लेगा, मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें जो मंत्री शपथ लेंगे, जो सांसद शपथ लेंगे, उनकी सूची फाइनल होगी और तकरीबन आज शाम को या देर रात को उनको कॉल भी आ जाएंगे कि कब उनको किस नेता के हैं, या तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको सुबह की चाय पीनी होगी। लेकिन हमारे पास, एनडीटीवी के पास उन दावेदारों की पूरी सूची है जिन पर विचार विमर्श चल रहा है। जो नाम आपने बताए वो तो तय है, लगभग उनका मंत्रिमंडल में आना तय है। लेकिन उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की केवल हम बात करें तो राजनाथ सिंह के अलावा देखिए वहां से जो मंत्री परिषद में आ सकते हैं, पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, महाराजगंज से 6ठी बार सांसद बने हैं, वो फिर से एक बार मंत्री बनाए जा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं एसपीएस बघेल जो कि एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी मंत्री पद बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर फैसला होना है। लेकिन नए चेहरों की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कमलेश पासवान ऐसा नाम है जो कि बांसगांव से सांसद हैं, लगातार 4थी बार जीते हैं और उनकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है, पासी समाज से आते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य नामों की बात करें तो अगर एलाइज पार्टनर की बात करें तो देखिए इसमें पटेल समुदाय से माफ़ कीजिएगा, ये ऑडियो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तभी से अगर आप बता पाएँ क्या ये। जी, इसको सही करवाते हैं। विकास, आपके पास मैं वापस लौटता हूं उसके बाद। रौनक भी हमारे साथ हैं। रौनक, अब देखिए विकास भी यहां पर बता रहे थे कि अब चर्चा इस बात पर है कि इन मंत्रियों में तय किया जाए कि कैबिनेट में कौन कौन से नाम शामिल होंगे। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा है, वहां पर भी जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं एनडीए में बीजेपी के, उसमें कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, वहां पर कुछ कंफर्म जो है हो पाया है? क्या चर्चा में है, बताइए। जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर का महाराष्ट्र में रहा है, बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा है। लेकिन जो जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 6 सांसदों के बाद एक मंत्री पद जो है वो दिया जाएगा। तो इसको अगर ध्यान में रखे तो मुख्य तौर पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके पास फिलहाल 7 सांसद है, ऐसे में उन्हें एक मंत्री पद दिया जाएगा। और अगर एनसीपी की बात की जाए, एनसीपी शरद पवार का एक ही सांसद जो है वो जीत कर आया, हालांकि उन्होंने चुनाव भी केवल 4 सीटों पर ही लड़ा था। ऐसे में उनका भी एक यहाँ पर मंत्री पद जो है वो कंफर्म बताया जा रहा है। उसका नाम जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं, जिन्हें कल शपथ दिलाई जा सकती है। और अगर शिवसेना कोटे से बात की जाए तो यहाँ से प्रताप राव जाधव जो कि 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं और सीनियर मोस्ट एमपीज में से एक है, इस बार उनकी लीड भी अच्छी खासी रही है, लिहाजा उन्हें जो है बनाया जा सकता है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो शिवसेना के दूसरे सांसद है जो इस बार सांसद बने हैं, उनका ये कहना है कि श्रीकांत शिंदे एक युवा है, तीसरी टर्म है उनकी, तो उन्हें तो जो है वो लेकर चर्चा है और विस्तार से समझेंगे आपसे। रौनक के महाराष्ट्र में
किस तरह से जो है वो चर्चाएं हैं अब नई कैबिनेट को लेकर और कौन कौन से नाम हैं जिनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन विकास के पास वापस लौटते हैं। विकास, आप बता रहे थे नई कैबिनेट में जो नाम अब चर्चा में यहाँ पर चल रहे हैं लगभग तय माने जा रहे हैं। नए चेहरों की चर्चा अभी काफी है, उनके बारे में आप बता रहे थे। स्मृति ईरानी को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है और कौन से नए चेहरे इस बार दिख सकते हैं? ये देखिए, अगर हारे हुए चेहरों की बात की जाए तो अमेठी से स्मृति ईरानी और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर, ये दो चेहरे ऐसे हैं जिनको कंसिडरेशन में रखा गया है कि उनको दोबारा से मंत्री बनाया जा सकता है हार के बावजूद। तो ये दो मंत्री हैं जिनको हारने के बावजूद मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए महाराष्ट्र जितना ही क्रूशियल है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है उसकी सीटें कम हुई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी उसकी सीटों की संख्या कम हुई है। 7 मंत्री हारे। ऐसी सूरत में वहां पर नए चेहरों को सामने लाना न केवल बीजेपी की मजबूरी है बल्कि उस कास्ट कॉम्बिनेशन को बनाए रखना है जिसके दम पर वो बीजेपी यहां लगातार 4 चुनाव जीतती रही है। तो कमलेश पासवान जो कि बांसगांव से सांसद हैं, चौथी बार जीत कर आए हैं, पासी समाज से आते हैं, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वो बीजेपी किसान यूनियन बीजेपी किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, दूसरी बार जीतकर आए हैं और एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। तो ऐसे ही नाम जो है जो नए चेहरे हैं वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, देवरिया से सांसद हैं शशांक मणि त्रिपाठी, ब्राह्मण चेहरा है, पहली बार जरूर जीत कर आए हैं लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि उस पूरे इलाके में एक ब्राह्मण फेस की कैबिनेट में ज़रूरत है। और इसी तरह से अगर हम एलायंस पार्टनर की बात करें तो जयंत चौधरी जो है वो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, पहली बार मंत्री बनेंगे वो मोदी सरकार में। और उसके अतिरिक्त अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल से सांसद हैं, उनका मंत्री बनना भी तय है। तो उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो वहां पर भी सहयोगी काफी हैं। जेडीयू को 3 मंत्री की जो है वो चर्चा चल रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। तो वहां पर कौन से नाम जो है वो चर्चा में है? यह देखिए, बिहार को लेकर अभी चर्चाओं का दौर होना बाकी है और वहाँ पर से जो दावेदारों की सूची आ रही है, जाहिर तौर पर देखिए वहाँ भी मंत्री जो है आरा से सांसद राजकुमार सिंह वो चुनाव हारे हैं, उनकी जगह नए मंत्री को जगह मिलेगी। बक्सर से मिथिलेश तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा गया था, अश्विनी चौबे जो कि सांसद हैं वो जो है वहाँ से उनका टिकट काटा गया था। तो 2 इस तरह से मंत्री पद वहाँ पर खाली हुए हैं। अब ये देखना होगा कि वहाँ पर किस किस को इंडक्ट करती है बीजेपी। पूर्व मंत्री हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने रोहिणी आचार्य को हराया है, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा मोतिहारी से सांसद हैं, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो दावेदारों की संख्या बिहार में भी मजबूत है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा एलआई पार्टनर के साथ कि वो किनको आगे करते हैं। जेडीयू की तरफ से मसलन ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है तो भूमियार चेहरा है। ऐसी सूरत में बीजेपी के सामने 2 जो भूमियार लीडर हैं, विवेक ठाकुर और गिरिराज सिंह, इन दोनों में से किसको बनाते हैं? या ललन सिंह के बजाय वो जेडीयू से कहते हैं कि किसी और चेहरे को आप नाम दीजिए, क्योंकि भूमियार का कास्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी के गिरिराज सिंह या विवेक ठाकुर से के साथ पूरा हो सकता है। तो देखना पड़ेगा वहां पर जेडीयू के साथ मिलकर बैठ के, एलजेपी के साथ बैठकर जब बातचीत होगी और कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ मंत्री पद जब फाइनल होंगे तब स्थिति वहां पर साफ हो पाएगी। ताबिश जी बिल्कुल। विकास, आपके पास हम वापस लौटेंगे। रौनक भी हमारे साथ मौजूद है। रौनक, 2 नामों की चर्चा मुख्य तौर पर महाराष्ट्र से जो देखने को मिल रही है, मंत्री पदों को लेकर भी कैबिनेट में क्या जिम्मेदारियां होंगी, इसको लेकर भी कोई चर्चा है? जी देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर तो फिलहाल कोई जानकारी जो है हमारे सूत्र कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल का नाम लगभग तय माना जा रहा है जो कल शपथ ले सकते हैं। और अगर शिवसेना की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रतापराव जाधव 5वीं बार वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में इस बार उन्हें उम्मीद है और पार्टी के जो हमारे अंदरूनी सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि प्रतापराव जाधव के नाम को लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से लगभग ग्रीन सिग्नल जो है
है वो दे दिया गया है। और अगर दूसरी बात की जाए तो प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी से है, इसके पहले भी केंद्र सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, एक्सपीरियंस है, दिल्ली का कॉरिडोर उनको पता है, प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे उनके संबंध है, लिहाजा एनसीपी की तरफ से उन्हें जो है मंत्री बनाया जा सकता है। तो फिलहाल क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए वहां पर जो कोटा तय हो रहा है उसके मुताबिक इस बार बीजेपी को कम जो है वो वहां से मंत्री पद मिलेंगे। लेकिन चूंकि असेंबली के चुनाव है, ऐसे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो कि देर शाम को फिर एक बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले, उनका ये निश्चित तौर पर कहना रहेगा कि महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए एक और मंत्री पद जो है वो दिया जाए, जिससे कि कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति जो है वो तय करने में फायदा मिल सके। जी बिल्कुल रौनक, आप रहिए हमारे साथ। विकास, आपके पास यहाँ पर लौटते हैं। अब ये जो नाम सामने आए हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, इससे क्या ये भी समझा जाए कि जो मंत्री पद इनके पास थे, जो जिम्मेदारियां थी, वो अब बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है? ताबिश सवाल आप दोहराएंगे हमारे साथ इस समय उस समय बातचीत करने के लिए बिहार के मंत्री नितिन नवीन थे, लेकिन उनको जरूरी काम से जाना पड़ा, सवाल आपका नहीं सुन पाया। जी बताइए। विकास, पोर्टफोलियो को लेकर भी काफी चर्चा है कि सहयोगी जो है वो कौन सा पोर्टफोलियो चाहते हैं। ऐसे में जो नाम अभी आगे चल रहे हैं यहाँ पर, जो कंफर्म माने जा रहे हैं, इनके पास जो पोर्टफोलियो, जो जिम्मेदारियां पिछली सरकार में थी, ये माना जाए कि ये तमाम जो पोर्टफोलियो, जो मंत्रालय हैं, वो बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है सरकार में। ये देखिए, बिल्कुल जो अहम मंत्रालय होते हैं, जिनसे बनकर सीसीएस बनती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो निश्चित रूप से बीजेपी के पास ही होंगे। उसमें देखिए, उसमें रक्षा मंत्रालय होता है, उसमें विदेश मंत्रालय होता है, उसमें वित्त मंत्रालय होता है, और ये जो प्रमुख मंत्रालय हैं, ये और डीओपीटी है इसके अलावा, तो ये मंत्रालय तो निश्चित रूप से बीजेपी अपने पास ही रखेगी। और कोई भी गठबंधन की सरकारें हों, ये प्रमुख मंत्रालय हमेशा से ही जो सबसे बड़ा दल गठबंधन का होता है उसी के पास रहें। बाकी मंत्रालयों पर चर्चा होती रही है, बाकी मंत्रालय बाकी अलायंस के साथ शेयर किए जाते रहें, तो इस पर तो कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन बाकी देखना पड़ेगा कि कौन सा दल जो है किस मंत्रालय की तरफ पिच कर रहा है। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान इसके संकेत दिए थे कि वो किसी के दबाव में नहीं आते, ना हारे थे ना हारे हैं, और ऐसी सूरत में लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और वो रहेगा। उस पर किसी दल की दखलंदाजी या दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से संकेत दिए गए हैं इन तमाम दलों को, वो स्पष्ट रूप से दिए गए हैं कि आप अपने राज्य की बेहतरी की ओर देखें, हम केंद्र में कैसे देश को आगे बढ़ाना है उसकी ओर देखेंगे। तो राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको जो कुछ चाहिए केंद्र देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र के स्तर पर सरकारों को क्या करना है, किस मंत्री को क्या देना है, वो केंद्र के कंधों पर छोड़ दीजिए। तो इससे साफ संकेत तमाम एलाई पार्टनर को मिल चुका है कि उनको बिहार हो चाहे फिर आंध्र प्रदेश हो, उनको अगर स्पेशल पैकेज चाहिए तो वो दे दिया जाएगा, अगर उन्हें किसी खास योजना के लिए कुछ अलग से मद में पैसा चाहिए तो वो दे दिया जाएगा। राज्य को अगर कोई और विशेष मौके मिलने चाहिए, अगर उद्योग की दृष्टि से या नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तो वो उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन केंद्र जो है वो अपने सारे अधिकारों को सुरक्षित रखेगा, उसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो मंत्रालयों को लेकर जो खबर चल रही है उसमें बहुत खास दम नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कल अपनी स्पीच में कह दिया था कि वो पूरी तरह से इस गठबंधन के साथ हैं, उनकी कोई विशेष मांग भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सहमति जो है वो बन गई है विकास, जो सहयोगी हैं उनके साथ, कि आपको कौन सा मंत्रालय जो यहाँ पर दिया जाएगा, इस सब पर अब बातचीत हो चुकी है। ताबिश, मध्य प्रदेश की और बात करेंगे हम यहाँ पर। मध्य प्रदेश से जो मजबूत दावेदार हैं उनका भी जिक्र करना जरूरी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां से 29 सीटें जीत के बीजेपी ने इतिहास रचाया। 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने पहली बार जीती हैं, और इस बार जो छिंदवाड़ा की सीट थी जो कि कमलनाथ का गढ़ मानी जाती थी, उनके बेटे नकुलनाथ लड़ रहे थे, वहां से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहाँ से जो प्रमुख नाम है, देखिए उन प्रमुख नामों में मैं आपको बताऊँ कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि मंडला से सांसद हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, वो एक बार फिर से जीत के आए हैं, केंद्र में फिलहाल मंत्री थे, उनका
उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछला चुनाव जो है चुनाव हुआ, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत वहां पर दर्ज की, लेकिन शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ था। अब ये माना जा रहा है कि उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा जो कि खजुराहो से सांसद हैं और पिछले लगातार जो है 2 चुनाव उन्होंने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करके दिए हैं। प्रदेश का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, बीजेपी को बड़ी जीत मिली, और अब जब लोकसभा के चुनाव हुए बड़ी जीत मिली है, तो उनका भी माना जा रहा है कि उनका एलिवेशन होगा और केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा के सांसद थे, इस बार लोकसभा जीत कर आए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो ये 4 नाम ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश से जगह मिलेगी। इसके अतिरिक्त 2 नाम और ऐसे हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। सतना से सांसद गणेश सिंह हैं, लगातार चौथी बार जीत कर आए हैं। विधानसभा में उनको पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद फिर से लोकसभा में टिकट दिया गया है। और मुरैना से सांसद हैं शिवमंगल सिंह, अकेले ठाकुर सांसद हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में जिनको टिकट दिया गया था वो भी जीत के आए हैं। तो अगर कास्ट कम्युनिकेशन और क्षेत्रीय संतुलन को देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तावेश, तो इसके साथ ही आप उड़ीसा के बारे में भी थोड़ा बताई दीजिए, क्योंकि उड़ीसा भी अब मजबूत राज्यों में से है बीजेपी के, वहां पर तो सरकार भी बनने वाली है, वहां पर किसकी चर्चा है, उनका भी वजन होगा इस बार कैबिनेट में? जी हाँ, देखिए अभी उड़ीसा को लेकर जो चर्चा है वो मैं आपको बता दूं, वहाँ से प्रताप सारंगी हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर डिपेंड करेगा कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय कैबिनेट में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि 10 जून को वहाँ पर शपथ ग्रहण होना है और जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान माने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि वहाँ पर किसको केंद्रीय कैबिनेट में लाया जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर वहाँ का मुख्यमंत्री तय होगा। इस बार 18 सांसद जीत के आए हैं और वहाँ पर सरकार की प्रायोरिटी अब जो है राज्य सरकार हो गई है। निश्चित रूप से पहली बार सरकार बनी है तो वहाँ पर जोर राज्य पे होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान के अलावा प्रताप सारंगी हैं, इसके अलावा प्रजापिता सारंगी हैं, ये जो बड़े नाम हैं जो पिछली बार भी जीत कर आए थे। संबित पात्रा इस बार जीत कर आए हैं पूरी लोकसभा सीट से। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो जय पांडा हैं, वो चुनाव जीत कर आए हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, पहले भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनकी वरिष्ठता है। तो देखना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका समझाने के लिए कि कौन कौन से दावेदार इस बार हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल होने के लिए। रौनक, आपका भी बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र से जो चर्चाएं हैं वो बताने के लिए।